नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान में अध्याय दूसरा। उसमें टॉपिक दिया है कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास। ये सामाजिक विज्ञान विषय का हमारा 9वें नंबर का वीडियो है। पिछले 8 वीडियो हम डाल चुके हैं, जिसमें पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है, दूसरा अध्याय चल रहा है। तो बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ें। हम आपको पूरा सामाजिक विज्ञान तो यहाँ पढ़ाने ही वाले हैं। परीक्षा के समय हम आपको परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कराएंगे और भी विषय को हम यहाँ पर पढ़ा सकते हैं, अगर आपका सहयोग रहा तो। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास, और आज हम पढ़ते हैं कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास। देखो बच्चों, पढ़ने वाले हैं कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास। तो भारत में कृषि की उन्नति हेतु 1966 और 67 में हरित क्रांति द्वारा तकनीकी परिवर्तन कर कृषि क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ। तो हरित क्रांति में क्या था वो हम देखेंगे। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीकी के प्रयोग के परिणामस्वरूप हुई। यानी कि हम अधिक उपज लेने लगे। इस हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई, क्योंकि हमने क्या अपनाया? अधिक उपज देने वाले बीज अपनाए, रासायनिक उर्वरक अपनाए, हमने नई तकनीकी अपनाई, नए तौर तरीके अपनाए, जिससे क्या हो गया? फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में गेहूं व चावल का अधिक उत्पादन उन्नत किस्म के बीजों की देन है। हरित क्रांति की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया हमने हरित क्रांति में। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया हमने। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया। कृषि यंत्रीकरण का प्रयोग, विस्तार। लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार। भूमि संरक्षण की नई तकनीकों का प्रयोग। कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य का निर्धारण और कृषि शोध एवं भूमि परीक्षण को बढ़ावा। देखिए क्या किया हमने? अच्छे बीजों का प्रयोग करना चालू किया। अच्छे बीज होंगे तो अच्छी उपज होगी। अच्छी खाद का उपयोग किया हमने। फिर कीटनाशकों, हम दवाइयाँ जो कुछ कीड़े वीड़े की फसल में लग जाते हैं उनके लिए हमने दवाइयों का प्रयोग चालू किया। कृषि यंत्रीकरण माने जो ये कृषि को करने के लिए जो मशीनरी है, जैसे हल हो गया, थ्रेसर हो गया, ये सब चीज़ें। सिंचाई परियोजना माने खेतों में पानी नहीं है तो हमने बड़ी नहरें, फिर छोटी नहरें, फिर छोटे छोटे नल, जिनको हम बोलते हैं आम जीवन की भाषा में कूलें वगैरह हमने बनाई। भूमि संरक्षण की नई तकनीकी, भूमि का संरक्षण रहे। कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य, यानी कि आदमी, किसान खेती कर रहा है, अगर उसको उचित दाम नहीं मिलेगा तो वो खेती नहीं करेगा फिर। तो हमने उसका भी ये हरित क्रांति में निर्धारण किया गया कि कृषि उत्पादों का जो समर्थन मूल्य वो फिक्स हो। कृषि शोध और भूमि परीक्षण को बढ़ावा, यानी कि कृषि के जो बारे में जो रिसर्च हैं, नई नई खोजें हों नित्य, तो ये सब चलता रहा। कृषि वनोपन सुविधाओं में वृद्धि, कृषि वित्त और ऋण सुविधाओं का विस्तार। किसानों को फसल लेने के लिए, वो बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए सरकार ने बहुत स्कीम्स चालू की, बहुत योजना चालू की हैं, जिससे उनको वित्त मिल सके, पैसा मिल सके। ठीक है। अब देखते हैं अगली क्रांति हुई है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का पशुपालन से निकट संबंध है। हरित क्रांति खेती की बात हो गई थी हमारी, श्वेत क्रांति में पशुपालन से निकट का संबंध है। श्वेत क्रांति का अर्थ है डेयरी विकास कार्यक्रमों के द्वारा दुग्ध के उत्पादन में वृद्धि, यानी कि लोग डेयरी खोलें और दूध का उत्पादन बढ़ाएं।
दूध सफ़ेद होता है इसलिए सफ़ेद क्रांति, श्वेत क्रांति। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सरकार द्वारा विदेशी नस्लों की गायों, स्थानीय गायों के संकरण से नई जातियों का विकास किया जो अधिक दूध देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों का गठन कर गांव में दुग्ध उत्पादकों के दूध को एकत्रित करके उसे बेचने का प्रबंध किया गया। ये समितियां ऋण भी देती हैं, पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था भी करती हैं। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले से प्रारंभ होकर बड़ी तेजी से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फैल गया। अब बात करेंगे हम पीली क्रांति से। बच्चों देखो, पीली क्रांति हो गया खाद्य तेलों और तिलहनों फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने की रणनीति को पीली क्रांति कहते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ। पीली क्रांति माने होता है तेलों और तिलहनों। जैसे तेल होता है हमारा सरसों का, पीला निकलता है, इसलिए इसको पीली क्रांति तेल तिलहनों से संबंधित किया गया है। 60 के दशक तक भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर था, किंतु कुल कृषि भूमि में तिलहन फसलों के घटते क्षेत्रफल, खाद उर्वरक के नगण्य उपयोग, सिंचाई के सीमित साधन, बढ़ती आबादी, फसल सुरक्षा, वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग न करने से देश में खाद्य तेलों की कमी आई। पहले खाद्य तेल हम बहुत मात्रा में हमारे देश में होता था, लेकिन ये सब सारी समस्याएं को देख के खाद्य तेलों में कमी आई। तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु अनेक प्रयास किए गए। जैसे 1987 और 88 में भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर गठित सहकारी समितियां, कृषि अनुसंधान संस्थाओं एवं ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं की मदद से तिलहन उत्पादन को अधिक लाभप्रद बनाने के लिए किए गए। सरकार ने तिलहन के समर्थन मूल्य, भंडारण और वितरण की सुविधाओं में वृद्धि की, जिससे कि तिलहन खाद्य तेलों का उपज ज़्यादा हो। आगे देखते हैं हम नीली क्रांति। देश में मछली उत्पादन में हुई प्रगति को नीली क्रांति कहते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन। नीली क्रांति क्यों कहा गया मछली उत्पादन को? मछलियाँ पानी में पाई जाती हैं। पानी अगर बहुत मात्रा में एकत्रित कर दिया जाए तो उसको हम ब्लू कहते हैं। ब्लू पानी का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। ये इसको हम ब्लू क्रांति, नीली क्रांति बोलने लगे। भारत में कुल मछली उत्पादन में तीसरा बड़ा राष्ट्र है। देश में मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना 5 राज्यों में लागू की गई। मछली उत्पादन से भोजन की आपूर्ति बढ़ती है, पोषण आहार का स्तर ऊंचा उठता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे नहीं हैं, तो वहाँ मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन वहाँ कम होता है। तो जो देश समुद्र के किनारे हैं वो मत्स्य उत्पादन करते हैं और फिर उनको सप्लाई करते हैं। तो हमारे इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, तो हम तीनों तरफ से मत्स्य उत्पादन करते हैं और विदेशों में हम बेचते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भी आती है, लोगों को रोज़गार भी मिलता है, पोषण आहार का स्तर ऊंचा होता है। ठीक है, ये हुआ नीली क्रांति के बारे में बात। अब बात करेंगे हम गुलाबी क्रांति की। गुलाबी क्रांति की। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में प्राकृतिक खनिज, विटामिन्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश में विविध जलवायु, मिट्टी का उपयोग करते हुए उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय फलों जैसे सेब, आम, केला, नारियल, काजू, अनानास, संतरे, नींबू, नाशपाती, आलूच, खुबानी, बादाम की कृषि को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसे हम गुलाबी क्रांति कहते हैं। तो बच्चों देखो, हमने क्या पढ़ा? हरित क्रांति पढ़ा, जिसमें हमने खेती के बारे में बात की। फिर हमने श्वेत क्रांति पढ़ा, दूध उत्पादन के बारे में बात की। फिर हमने पीली क्रांति पढ़ा, जिसमें हमने खाद, तिलहनों, तेलों की बात की। फिर हमने नीली क्रांति पढ़ा, जिसमें हमने मत्स्य उत्पादन की बात की।
फिर हमने गुलाबी क्रांति पढ़ा, जिसमें हमने जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले प्राकृतिक खनिज और विटामिन्स हैं उनकी हमने बात की। इसी तरह से हमने आज कैंसर को बढ़ाने के लिए सरकारी उपाय हैं उनके बारे में बात की है। हम आगे वीडियो में 10वें वीडियो में हम ये जो दिख रहा है आपको औषधि उद्यान विधि और उपयोगिता और सुरक्षा, इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, समझाने और समझने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अगली कक्षा में, जिसका वीडियो नंबर होगा 10। यहाँ तक देखिए, समझिए, अपने साथ वालों को शेयर करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।